इन सभी को साइमन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 4 करने वाले हैं। एसएसटी हम लोग पढ़ रहे थे, सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे थे क्लास 10th का। आज इसका जो है चैप्टर नंबर 4 करने वाले हैं और इससे पहले वाली वीडियोस भी अपलोड कर रखी है, पेंटिंग की भी है 10th क्लास के, और एसएसटी का जो 3rd चैप्टर था न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आप लोग अपना प्यार ज्यादा से ज्यादा साइमन क्लास के साथ बना के रखें, ठीक है, और नाचते हुए पढ़ते जाना और आगे बढ़ते जाना। चलिए देखते हैं हम लोग इस चैप्टर के अंदर क्या क्या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो तैयार हो जाओ पढ़ने के लिए, ठीक है। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का साइमन क्लास के इस हमारे प्यारे से परिवार के अंदर, जहां पर हम क्लास 10th के एसएसटी पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी हमने पार्ट वन नहीं, हमने चैप्टर 3 यानी कि मॉडर्न वर्ल्ड आधुनिक विश्व फर्स्ट पढ़ लिया है। आज की इस वीडियो के अंदर हम आधुनिक विश्व सेकंड पढ़ने वाले हैं, मॉडर्न वर्ल्ड पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली ये चैप्टर ना जो डिजाइन किया गया है कोर्स, उस कोर्स के अकॉर्डिंग ही 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर आप चैप्टर्स को देख पा रहे हो कैमरे के अंदर, तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि तीसरा और जो चौथा चैप्टर है ये एक्चुअली आधुनिक विश्व के ऊपर ही है। पहले चैप्टर जो तीसरा चैप्टर है उस चैप्टर को पहले पार्ट में हमने कवर कर लिया है पहले वाली वीडियो में। आज की वीडियो के अंदर हम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि आधुनिक विश्व सेकंड के चैप्टर का है। तो आज के लगभग 15 क्वेश्चंस होने वाले हैं जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और कुछ हम डेट्स पढ़ने वाले हैं। तो एक एक करके इन सारी चीजों को हम पढ़ते हैं और ध्यान से वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि आप लोगों को समझ में आए। और हाँ, एक और बहुत जरूरी बात आपको बताना चाहता हूँ, जिस किसी ने भी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है प्लीज उसको जाके देख के आओ, क्योंकि उसके अंदर काफी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैं अभी यूज करने वाला हूँ। तो शायद आप लोगों को चीजें समझने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं खुद चाहता हूँ कि आप पहले जाके उस पुरानी वीडियो को देख के आए जहां पर हमने पुनर्जागरण डिस्कस किया है, औद्योगिक क्रांति डिस्कस करी है, और भी काफी सारे टॉपिक्स को हमने उसके अंदर डिस्कस किया है। सो प्लीज गो फर्स्ट एंड वॉच दैट वीडियो, बिकॉज अगर अभी आप डायरेक्ट सेकंड पार्ट में आ जाओगे तो आपको थोड़ी थोड़ी चीजों समझने में प्रॉब्लम जरूर देखने को मिलेगी, बट मैं कोशिश करूंगा कि आपको ना देखने को मिले। बट प्लीज मेरी आपसे यही राय रहेगी कि पहले आप पुरानी वाली वीडियो को जाके एक बार अच्छे से देख लें। तो चलिए सबसे पहले हम अपने आधुनिक विश्व सेकंड के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन है, शोषण और गंदी बस्तियां उद्योगों का परिणाम थी, इस समस्याओं को हल करने के लिए 2 समाधान का सुझाव दीजिए। देखिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन ना करके मैं आपसे ना थोड़ी सी बात करना चाहता हूं, ताकि ना मैं आपको समझा पाऊं कि ये पूरा चैप्टर है किस चीज के बारे में। आधुनिक विश्व सेकंड के अंदर हम इस चैप्टर के अंदर ये पढ़ने वाले हैं कि जो ब्रिटेन जो था, उस ब्रिटेन से ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, ठीक है ना। और ब्रिटेन देश से ही साम्राज्यवाद का स्टार्टिंग हुआ। जो ब्रिटेन है उसी से जो था साम्राज्यवाद स्टार्ट हुआ। तो कैसे कैसे साम्राज्यवाद क्या होता है, साम्राज्यवाद का पूरे देश और विश्व पे क्या प्रभाव पड़ा, और साम्राज्यवाद या औद्योगिक क्रांति से होने वाले प्रभाव के बारे में इस पूरे चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। जो औद्योगिक क्रांति हुई, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। औद्योगिक क्रांति की डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो अगेन पिछली वाली वीडियो से हम आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शोषण और गंदी बस्तियां उद्योगों का परिणाम थी, इस समस्याओं को हल करने के लिए 2 समाधान का सुझाव दीजिए। कह रहा है कि जो शोषण और जो गंदी बस्तियां थी ये उद्योगों का परिणाम थी, यानी कि जब उद्योग स्टार्ट हुए तो जो शोषण और गंदी बस्तियों का उद्भव हुआ। मतलब कि जैसे उद्योग स्टार्ट हुए तो कुछ मालिक ऐसे होते थे जो अपने मजदूरी के ऊपर शोषण किया करते थे। आपको 1917 का अगर 1917 कह रहा हूं, 1918 का मील मजदूर का आंदोलन याद होगा गांधी जी का। तो उसमें क्या किया गया था, मील मजदूरों के साथ शोषण किया जा रहा था। तो जब उद्योग स्टार्ट हुए ना तो मजदूरों के साथ शोषण भी स्टार्ट हुआ, और गंदी बस्तियां यानी जो गरीब लोगों की तादाद बढ़ती गई, तो बस्तियां बहुत सारी जो गरीबों की बस्तियां होती हैं वो तैयार होती गई। तो इसमें लिखा है, शोषण और गंदी बस्तियां उद्योगों का परिणाम थी, इस समस्या को हल करने के लिए 2 समाधानों का सुझाव दीजिए। इस समस्या को देखिए, ये आप अपनी तरफ से भी उत्तर दे सकते हो इसका, और बुक में जो लिखा है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। इसमें लिखा है, अच्छे घर मुहैया कराई जाए किसको, जो मजदूर हैं, और सफाई रखी जाए उनके एरिया में, और कचरे का पुनः चक्रण हो। पुनः चक्रण का मतलब कि तुरंत उसे, जैसे ही कचरा कहीं पर अगर फैलता है तो सफाई कर्मचारी बहुत एक्टिव हो, जो कि तुरंत उस चीज को साफ करके वहां से लेके चले जाएं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस करा। अब आते हैं हम मेन पॉइंट्स पे अब डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान से अब वीडियो में बने रहना। साम्राज्यवाद को परिभाषित कीजिए। साम्राज्यवाद क्या होता है, मैं आपको एक बार बुक से हटके समझाना चाहता हूँ। साम्राज्यवाद ना बेटा एक विचारधारा है। साम्राज्यवाद ना एक अंदर से भावना आती है किसी देश के लिए। साम्राज्यवाद में क्या होता है ना कि इंसान के मन में अपने साम्राज्य का विस्तार करने की भावना उत्पन्न हो जाती है,
ठीक है। साम्राज्यवाद एक ऐसी भावना है जिस भावना में हम अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं, मतलब हम दूसरे की कंट्रियों को भी अपने अंदर मिलाना चाहते हैं, यानी कि अपना बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, उसे अपनी कॉलोनी बनाना चाहते हैं। जैसे कि ब्रिटिश था, ब्रिटिश क्या हमारे इंडिया पे कब्जा करने ही तो आया था। तो कोई एक ताकतवर देश जब किसी गरीब देश की आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को अपने कंट्रोल में ले लेता है, तो ऐसी भावना को साम्राज्यवाद कहते हैं, ठीक है। तो एक बार हम बुक से भी रीड करते हैं। साम्राज्यवादी प्रवृत्ति भूमि या बाहर के क्षेत्र के अधिग्रहण को एक इच्छा के लिए संदर्भित करता है। इच्छा, ये एक इच्छा होती है साम्राज्यवाद है क्या है, ये एक इच्छा है, अंदर से भावना आती है कि हम क्या करें, अपने क्षेत्र को और ज्यादा विस्तारित करें। तो ब्रिटिश के अंदर ही, जो ब्रिटिश लोग थे उनके अंदर ये भावना थी कि अपने राज्य को और विस्तारित करेंगे। इसी वजह से तो भारत के अंदर आए और उन्होंने क्या किया, अपने उद्योगों को स्टार्ट किया और धीरे धीरे भारत उन पे डिपेंडेंट होता गया और उन्होंने भारत को प्रॉपर तरीके से गुलाम बना लिया। तो उनके मन में जो भावना थी, उस भावना को क्या कहेंगे, साम्राज्यवाद कहेंगे। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत पर साम्राज्यवाद के किन्हीं दो प्रभावों का उल्लेख कीजिए। यानी कि जो साम्राज्यवाद के चपेट में भारत आ गया था, तो भारत पे इस चीज का क्या प्रभाव पड़ा, हमें इसके बारे में जानना है। आइए देखते हैं क्या प्रभाव पड़ा। साम्राज्यवाद ने एशिया और अफ्रीका के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो साम्राज्यवाद था उसने एशिया और जो अफ्रीका के देश थे, यानी कि जो साम्राज्यवाद की चपेट में आने वाले जो देश थे वो हमारे एशिया और अफ्रीका के ही देश थे। तो इन पे बहुत ही महत्वपूर्ण, जो साम्राज्यवाद का इनके ऊपर ही बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ। उन्होंने एशिया और अफ्रीका के देशों के धन और कच्चे माल व अपने औद्योगिक माल की बिक्री के लिए इनके बाजारों का बहुत फायदा उठाया। यानी कि अब क्या करते थे ना ब्रिटिश, इन्होंने जब हमारे ऊपर कब्जा कर लिया, जब हमें अपना गुलाम बना लिया, तो ये क्या करते थे, हमारे यहाँ पर कच्चे माल, भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो कच्चा माल है, जो रॉ मटेरियल है, वो काफी बल्क क्वांटिटी में पाया जाता है। तो जब वो लोग यहाँ पर आए तो उन्होंने यहाँ से कपास की खेती करी और भी सारी रॉ मटेरियल्स की खेती करी, और उस खेती करके उन लोगों ने क्या किया, वो अपने ब्रिटेन में ले गए। फिर उन्होंने वहां से जाके क्या किया, उन सारी चीजों से प्रोडक्ट बनाए, और वो प्रोडक्ट अगेन बेच कहाँ रहे हैं, भारत के अंदर ही। सोचो कि हमसे ही लेके गए और हम ही वापस बेच रहे हैं और उससे मुनाफा कमा रहे हैं। तो ये भावना वही कह रहा है कि उन्होंने एशिया और अफ्रीका के कई देशों के धन और कच्चे माल व अपने औद्योगिक माल की बिक्री के लिए इनके बाजारों का बहुत फायदा उठाया। भारत के अंदर बंगाल का जो बाजार था वो बहुत ही फेमस था, तो उस वजह से ये लोग क्या करते थे, रॉ मटेरियल लेके चले जाते थे और वहां पर रॉ मटेरियल का यूज करते थे, उससे प्रोडक्ट बनाते थे और अगेन आके वापस भारत और अन्य देशों में भी बेचा करते थे। इन कॉलोनियों की अर्थव्यवस्था को नष्ट किया। ये बहुत जरूरी बात है, ये चीज आपको जानना कि इस तरीके से हमारी भारत की, देखिए जो अभी अगर ये भारत देश गुलाम बन गया था, तो इसमें भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ नहीं रही है, क्योंकि वो कच्चा माल हमसे लूट के लेके जा रहे हैं और फिर वो उससे जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो अपने देश के लिए कमा रहे हैं। तो भारत की अर्थव्यवस्था तो गड्ढे में जा रही है ना, भारत की अपनी कोई अर्थव्यवस्था थोड़ी डेवलप हो पा रही है। तो वही लिखा है इसमें, इन कॉलोनियों की अर्थव्यवस्था को नष्ट किया। नस्लीय भेदभाव की उन्नति नीति, लोगों ने अपने स्वयं के आत्मविश्वास और सम्मान को पूरी तरह से खो दिया और इन्होंने आपस में नस्ल भेदभाव को बढ़ाया। नस्ल भेदभाव का मतलब क्या होता है, जाति के ऊपर भेदभाव। इन सब लोगों के बीच के अंदर क्या किया, भेदभाव पैदा किया कि तुम ऊंचे हो, तुम नीचे हो। डिवाइड एंड रूल की नीति इन्होंने ही तो अपनाई थी, क्योंकि देखो किसी के बीच में अगर आप फूट डाल दो तो वो आपस में ही लड़के मर जाएंगे, आपका विरोध नहीं करेंगे, चाहे आप कितने भी उन्हें कुछ भी बोल रहे हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वो हमें कितना भी लूट रहे हैं, इन्होंने क्या किया कि हम लोगों को आपस में ही लड़ा दिया, धर्म के नाम पे लड़ा दिया, जाति के नाम पे लड़ा दिया कि तुम खुद ही लड़के मर जाओ और हम लोग अपना लूट के अपना काम करते रहे। डिवाइड एंड रूल की नीति आपने कहीं ना कहीं तो टीवी में भी सुना ही होगा जरूर। तो नस्लीय भेदभाव की उनकी नीति ने लोगों को अपने स्वयं के आत्मविश्वास और सम्मान को पूरी तरीके से खो दिया। साम्राज्यवादी शासन का उपनिवेश पर कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़ा। देखिए मैं सच बोलूं तो सकारात्मक प्रभाव, अगर आप उस एरा की बात करें, इसमें जैसे लिखा है कि उनके जो साम्राज्यवाद की चपेट में भारत आया था, तो इससे कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़े। जैसे जैसे मैं अगर गिनवाना चाहूं पर्सनली, तो क्या होगा, एक तो हो गया रेलवे आई, दूसरा उन्होंने जो बाहर की क्या कहते हैं उसे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उन्होंने स्टार्ट किया भारत के अंदर, जो विदेश, इसमें लिखा है जैसे रेलवे लाइन, नहरें, टेलीग्राफ और टेलीफोन की तरह परिवहन और संचार की शुरुआत की। ये सकारात्मक प्रभाव है साम्राज्यवाद के।
इसने राजनीतिक चेतना और राज्यों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास करने के लिए नेतृत्व किया। आधुनिक शिक्षा और विज्ञान को विकसित किया। आधुनिक शिक्षा यानी मॉडर्न एजुकेशन को भी ये लेके आए, और विज्ञान मॉडर्न एजुकेशन और मॉडर्न साइंस को भी इन्होंने डेवलप किया, और अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए ये लोग सफल रहे। देखिए ध्यान से, साम्राज्यवाद के अंदर अगर मैं बोलूं आप लोगों से, तो साम्राज्यवाद, इसमें क्वेश्चन बोला था भारत पर साम्राज्यवाद के किन्हीं 2 प्रभावों के बारे में। सबसे पहला प्रभाव बोले अगर नकारात्मक की बात, सबसे पहले हम नकारात्मक, आप आंसर में लिखना कि नकारात्मक प्रभाव। पहला प्रभाव नकारात्मक में हम क्या बोलेंगे कि ये भारत से ही कच्चा माल लूट के और फिर भारत को ही उससे प्रोडक्ट बना के वो भारत को ही बेचते थे, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था खत्म हो गई। दूसरा इसका दुष्ट प्रभाव क्या रहा? इसका दुष्प्रभाव ये रहा कि उन लोगों ने भारत के अंदर लोगों के बीच में ही क्या कर दिया, डिवाइड एंड रूल से उनके बीच में नस्लीय भेदभाव ला दिया, ताकि वो आपस में ही लड़ते रहें और लड़ मड़ के मर जाएं। जनता माफ नहीं करेगी। समझ में आ रहा है? देखो बेटा, राष्ट्रवाद की जो भावना है ना आज के बच्चे में, एक मैं सच बोलूं, एक सकारात्मक प्रभाव एक और अगर डालना चाहूं तो एक और ये है कि जो इन्होंने हमें गुलाम बनाया ना, मैं सच बोलूं तो देश के अंदर जो राष्ट्रवाद की जो अंदर से भगत सिंह वाली जो भावना है, वो शायद हमें गुलाम होने के बाद ही एक बहुत ज्यादा तरीके से डेवलप हुई है। आज इंसान के अंदर राष्ट्रवाद भावना जो बहुत ज्यादा फूट के बाहर आती है, वो अपने आंदोलनों को देख के आती है, अपने पुराने इतिहास को जान के आती है, अपने पुराने क्रांतिकारियों को जान के आती है। तो एक सकारात्मक प्रभाव ये भी कहेंगे कि भारत के अंदर राष्ट्रवादों की जो संख्या है वो एक बार में बढ़ना शुरू हो गई। ठीक है, तो एक सकारात्मक प्रभाव अपनी तरफ से आप ये भी लिख सकते हो। सकारात्मक प्रभाव में अगर आपको लिखना हो तो आप क्या क्या लिख सकते हो? सकारात्मक प्रभाव में इन्होंने रेल लाइन बिछाई, नहरों का निर्माण करवाया, ऑल दो इन्होंने करवाया अपने लिए, उस समय अगर देखें तो इन्होंने अपने लिए कराया था। ठीक है, इन्होंने आधुनिक शिक्षा और आधुनिक विज्ञान को विकसित किया। अब आप बोलोगे सर आधुनिक शिक्षा क्यों विकसित कर रहे हैं ये लोग, ये तो भारत के बच्चे भी पढ़ेंगे फिर आधुनिक वो डेवलप होंगे। तो इन्होंने क्या किया, इनके पास लोग कम पढ़ रहे थे, इन्हें इंडियंस की मदद चाहिए थी। अब इंडियंस को तो इंग्लिश आती नहीं है, इंडियंस तो जो इन्हें चाहिए था मतलब साइंस विज्ञान के क्षेत्र में वो डेवलप हो इंग्लिश मीडियम की सहायता से, तो हमारे इंडिया में ऐसे लोग थे नहीं। तो इन्होंने क्या किया, अपने ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को कहां पटक दिया, भारत के अंदर, कि इनको भी पढ़ाओ और पढ़ा के इनको बड़ा करो और एजुकेटेड बनाओ जिससे हम इनका यूज कर सके। तो इन्होंने एजुकेशन सिस्टम इसलिए नहीं लाया कि ये डेवलप करना चाहते हैं कि इंडियंस को हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इसलिए नहीं, अपने यूज के लिए इन्होंने क्या किया, एजुकेशन सिस्टम को लाया। ऑल्दो फिर वो भारत में ही रह गया, वो एक अलग बात है। ठीक है, भारत पर इसके 2 प्रभाव। भारत में अंग्रेज व्यापारी के रूप में आए थे। भारत में कैसे आए थे? अंग्रेज व्यापारी के रूप में आए थे, लेकिन शासक बन गए। उन्होंने हमारी समृद्ध अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया, उन्होंने हमारी समृद्ध अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया। भारत जो कपड़े का एक निर्यातक था, तैयार कच्चे माल और माल के निर्यातक का एक खरीदार बन गया। जो भारत एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा, मैं बोलूं एक्सपोर्ट में एकदम एलॉन मस्क था एकदम, उस भारत को इसने उठा के एकदम डॉली चाय वाला बना दिया कि बिल्कुल कुछ है ही नहीं, दोनों हाथ में कटोरा, कुछ छोड़ा ही नहीं हमारे पास एकदम। ठीक है ना, तो साम्राज्यवाद पे अगर पूछेगा साम्राज्यवाद के भारत के ऊपर जो प्रभाव पड़े उसके बारे में बताइए, तो हमने सकारात्मक प्रभाव भी देखे, नकारात्मक प्रभाव भी देखे, दोनों ही प्रभाव आप जाके पेपर के अंदर लिख के आएंगे। ठीक है ना, प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों की जांच कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, पहली बात बता दूं, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुआ था। तो वही पूछ रहा है कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसके परिणामों की जांच कीजिए। तो लिखा है, प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में विश्व पटल पर घटित होने वाली ऐसी घटना थी जिसने संपूर्ण विश्व को मानव समुदाय की नींद उड़ गई। यह एक ऐसी भयावह और विनाशकारी घटना थी जिसने लाखों लोगों को काल के गाल में धकेल दिया। देख रहे भाई कितना बढ़िया लिखा राइटर ने, काल के घाल में ढकेल दिया। ठीक है ना, काल के घाल के मतलब मम्मियां बोलती है ना भाई कि क्या कहते हैं, डूब मर, उस तरीके से। अधिकांश यूरोपीय देश में बड़े पैमाने पर संपत्ति का नुकसान हुआ। देखिए, विश्व युद्ध का मतलब एक ऐसी घटना है, विश्व युद्ध का मतलब जहां पर काफी सारे देश एक साथ आपस में युद्ध करते हैं और बहुत जान माल का नुकसान होता है। जान माल के साथ साथ बहुत सारी इमारतें, बहुत सारा फाइनेंशियल मैं कहूं नुकसान होता है वर्ल्ड को, अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा, कई देशों की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाती है। आज आपको क्या लग रहा है, रूस यूक्रेन के अंदर जो वॉर चल रहा है, तो क्या रूस एकदम मजे में वॉर करे जा रहा है? एक वॉर लड़ने में आधी अर्थव्यवस्था डूब जाती है। रशिया को ही पता होगा कि उसे कितना ज्यादा फाइनेंशियल डेप्ट में गया है, वो बहुत ज्यादा। इसी वजह से जब युद्ध होता है तो उसमें बहुत सारी देशों की अर्थव्यवस्था, जान माल का तो नुकसान होता ही होता है, साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा आर्थिक तौर पे वो देश कमजोर हो जाते हैं। जो लड़ रहे होते हैं
वो भी, मतलब सॉरी, जो जीत गए होते हैं वो भी, और जो हार गए होते हैं वो भी। तो लिखा है कि एक ऐसी भयावह और विनाशकारी घटना थी, मतलब इतनी डरावनी और इतनी ज्यादा विनाश वाली घटना थी, जिसने लाखों लोगों को काल के गाल में ढकेल दिया। काल मतलब वो लोग, उन लोगों की मृत्यु हो गई। अधिकांश यूरोपीय देश में बड़े पैमाने पर संपत्ति का नुकसान हुआ। अधिकांश जो यूरोपीय देश था, क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर हुआ था पहला वाला, वो उसमें यूरोप की कंट्री के ज्यादा कंट्रीज ने भाग लिया था, तो अधिकांश यूरोपीय देश में बड़े पैमाने पर संपत्ति का नुकसान हुआ। जो यूरोपीय देश के अंदर ना संपत्ति का नुकसान बहुत बड़े पैमाने पर हुआ था। कुल खर्च 180 अरब डॉलर के चौंका देने वाले आंकड़ों का अनुमान लगाया गया था। मतलब कि टोटल अगर नुकसान देखा जाए तो बेटा 180 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था टूटने लगी और चारों तरफ सामाजिक तनाव, बेरोजगारी और गरीबी फैल गई। जिसके परिणाम स्वरूप देखा जाए, हमें परिणाम ही तो पूछा था क्वेश्चन के अंदर, परिणाम, तो परिणाम क्या था? अधिकांश देश की अर्थव्यवस्था एकदम गड्ढे में जा चुकी है और चारों तरफ सामाजिक तनाव, बेरोजगारी और गरीबी फैल गई। देखिए, पैसा खत्म, कंपनियां टूट गई, लड़ाई होगी तो कौन सा डोमिनोज खुला रहेगा क्या? आपका डोमिनोज भी गया, सब गया, तो बेरोजगारी बढ़ गई, गरीबी फैल गई। तो परिणाम पूछेगा क्या क्या हुआ, तो आप लिख सकते हो परिणाम में अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था डूब गई, उस देश के अंदर बेरोजगारी आ गई, उस देश के अंदर क्या हो गया, उस देश के अंदर गरीबी फैल गई और उस देश के अंदर सामाजिक तनाव आने लगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, औद्योगिक क्रांति कब हुई? पिछली वीडियो वाले जो भी बच्चे होंगे उनको पता होगा कि औद्योगिक क्रांति कब हुई है। औद्योगिक क्रांति कब हुई, इसके क्या परिणाम निकले और इसके परिणामों के बारे में जानना है हमें। देखिए, औद्योगिक क्रांति 18वीं सदी में हुई। इसे समाज में, औद्योगिक क्रांति कब हुई? 18वीं सदी में। अगर मैं थोड़ा सा आपको और डिटेल में इंफॉर्मेशन दे दूं तो 18वीं सदी के एकदम एंड में हुई थी और 19वीं सदी के एकदम स्टार्टिंग में हुई थी। मतलब बिल्कुल लास्ट वाला, जब 18वीं सदी का लास्ट काल बचा हुआ था ना एकदम एंड का, तो उस समय स्टार्ट हुई थी औद्योगिक क्रांति। तो औद्योगिक, फटाफट कमेंट करके एक आंसर देते हुए जाना कि औद्योगिक क्रांति जो थी वो स्टार्ट कौन से देश से हुई थी। मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया है, प्लीज ड्रॉप योर कमेंट। औद्योगिक क्रांति कब हुई, इसके क्या परिणाम निकले? औद्योगिक क्रांति 18वीं सदी में हुई। इससे समाज में एक बड़ा आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन हुआ। ये परिवर्तन एक स्थायी कृषि और व्यापारिक समाज के आधुनिक औद्योगिक समाजों में बनने को चिन्हित करता है। यानी कि जो इससे परिवर्तन देखने को मिले, औद्योगिक क्रांति कब हुई? सबसे पहले तो 18वीं सदी में हुई। और पूछा इससे क्या परिणाम निकले, तो परिणाम क्या क्या निकले? औद्योगिक क्रांति से जो व्यापारिक समाज का उद्भव हुआ, एक ऐसा समाज डेवलप हुआ जो कि व्यापार वगैरह के क्षेत्र में इंटरेस्ट लेना उसने स्टार्ट किया। ठीक है ना। और जो स्थायी कृषि थी वो भी स्टार्ट हुई। पहले ना स्थायी कृषि और झूम कृषि होती है, मतलब लोग एक जगह पे कृषि नहीं करते हैं। ठीक है ना। तो जब औद्योगिक क्रांति हुई तो एक जगह स्थायी कृषि करना पड़ा, क्योंकि और जगहों पे फिर उद्योग लगना शुरू हो गए, तो हर जगह घूम घूम के फिर लोगों को मतलब जगह नहीं मिल पाएगी ना खेती करने की। तो इस वजह से औद्योगिक क्रांति की वजह से स्थायी कृषि का भी उद्भव हुआ। और क्या हुआ, व्यापारिक समाज का। ठीक है। 18वीं शताब्दी में उत्पादन के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुआ? अब एक बात बताइए, पूछ रहा है कि एक बात बताओ, तुम खुद बताओ, 18वीं शताब्दी में उत्पादन के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए? भाई 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हुई, तो फिर उत्पाद के परिवर्तन में भी डेवलप आएगा कि, सॉरी डेवलप कह रहा हूं, चेंज आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि उद्योग होगा तो जहां पर पहले केवल हमें 2 टन गन्ना चाहिए था, अब हम उस गन्ने से मान लो जूस बना के बेच रहे हैं, तो अब हमें कितना टन गन्ना चाहिए? अब हमें क्या 2 ही टन चाहिए? नहीं, अब हमें बेचना है, अब व्यापार आ गया, तो उससे क्या हो गया, जो उत्पादन था वो भी बढ़ गया चीजों का। ठीक है ना। आइए देखते हैं 18वीं शताब्दी में उत्पादन के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुआ। 18वीं शताब्दी में हाथ से किए जाने वाले काम की जगह मशीन ने ले ली। औद्योगिक, देखिए औद्योगिक क्रांति का मतलब आप लोगों को नहीं पता है, मैं एक बार छोटा सा दोबारा एक बार बता देता हूं। औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या होता है? उद्योग के क्षेत्र में जब क्रांति होती है तो क्रांति का मतलब क्या, कोई ऐसी चीज आ जाती है जिससे उद्योग में एकदम हाहाकार मच जाता है। जैसे कि पहले लोग मान लो इस क्लास के अंदर, अब मैं बताता हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में जब डिजिटल बोर्ड आया तो उससे क्या हो गया? ठीक है, डिजिटल बोर्ड आया तो क्या हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आई। ठीक है, बहुत ज्यादा लोगों ने क्या किया, फटाफट पढ़ाना शुरू किया, डिजिटल बोर्ड लेके आ गए, इससे बच्चे भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुए, बच्चों को भी ज्यादा इजी वे में समझ में आने लगा डिजिटल बोर्ड के अंदर। तो जो डिजिटल बोर्ड है वो क्या है, एक तरीके की शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति है। उसी तरीके से उद्योग के क्षेत्र में जहां मेरे को अगर 5 साड़ी बनवानी है तो मुझे 50 लोगों की जरूरत है, वहीं पर क्या हुआ, एक मशीन आई, 50 लोग हट गए, वहां पर किसने ले ली, मशीन ने ले ली इन 50 लोगों की जगह। अब मशीन पे एक बंदे को बिठाऊंगा, वो एक ही बंदा क्या कर देगा, सारा का सारा काम कर देगा। तो वही कह रहा है, औद्योगिक क्रांति 18वीं सदी में हाथ से किए जाने वाले काम की जगह मशीन ने ले ली।
और घर में लघु स्तर के उत्पादन का स्थान बड़े कारखानों ने ले लिया, जहां पर भाई छोटे छोटे लोग। अब एक बात बताओ, अगर आज के टाइम में देखो, आज के टाइम में देखो शिक्षक कितने बड़े लेवल पे जा चुकी हैं, ऑनलाइन कितने बड़े बड़े एजुकेटर्स हैं। देखो एजुकेटर्स छोटे बड़े नहीं होते हैं, बट कई ऐसे सारे एजुकेटर्स हैं जो बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके पढ़ाते हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो छोटे छोटे घरों में जो पहले ट्यूशन क्लासेस चला करती थी, वो आज के टाइम पे क्या हो रही है, धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उन छोटे छोटे ट्यूशन क्लासेस की जगह किसने ले ली है? बड़े बड़े प्लेटफॉर्म ने ले ली है। उसी तरीके से जब औद्योगिक क्रांति हुई तो उसमें क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति में जब मशीन आई तो मशीन से बड़े बड़े कारखाने खुल गए, तो जो छोटे छोटे घरों में चीजें चलती थी ना, वो चीजें धीरे धीरे लुप्त होने लगी। अच्छा, एक कमेंट करके आंसर बताओ भाई, कौन से छोटा उद्योग है जो आज भी लुप्त नहीं हुआ? घरों में सिलाई मशीन देखिए, मम्मियां लेके खटखट 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 करती रहती हैं, ठीक है ना। ये आज भी चल रहा है, ये एक ऐसा लघु उद्योग है जो आज तक खत्म नहीं हुआ। इतनी बड़ी बड़ी सारी कंपनियां आ गई, लेकिन आंटियों को अपना जाके पीको फॉल कहाँ करवाना होता है? जाके गली के किसी कोने में किसी दीदी से करवाती हैं, तो किसी मतलब ऐसे आंटी से करवाती हैं। ये अकेला एक लघु उद्योग है जिसपे औद्योगिक क्रांति का प्रभाव नहीं पड़ रहा है अच्छे से, ठीक है ना। 18वीं शताब्दी में हाथ से किए जाने वाले काम की जगह मशीन ने ले ली और घर में लघु स्तर के उत्पादन का स्थान बड़े कारखानों ने ले लिया। बड़े पैमाने पर बिक्री के लिए उत्पादन किया जाने लगा। मतलब बड़े पैमाने पे देखिए, बिक्री करना है, हमें ज्यादा बिक्री करनी है तो हमें ज्यादा उत्पादन करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि ओम भट्ट स्वाहा जन्म ले लिया किसी ने, नहीं। अगर मुझे ज्यादा बिक्री करनी है तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि ज्यादा बेचना है तो मैं ज्यादा प्रोडक्शन करूंगा उसका। इस व्यवस्था का आधार अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना था, और इस व्यवस्था का जो मतलब मूल उद्देश्य था वो क्या था? ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना, ठीक है भाई। क्योंकि कोई भी आदमी व्यापार क्यों करता है? पैसा कमाने के लिए। बिजनेस होता ही है पैसा कमाने के लिए। तो क्वेश्चन क्या था? 18वीं शताब्दी में उत्पादन के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए? तो 18वीं शताब्दी में उत्पादन का स्तर बढ़ गया, कामगारों की जगह मशीनों ने ले ली, छोटे लघु उद्योग की जगह बड़े उद्योगों ने ले ली। तो ये सारी चीजों का आप 1 बाय 1 पॉइंट बाय पॉइंट भी लिख सकते हो और एक साथ भी लिख सकते हो। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कारखाना प्रणाली का जन्म किस प्रकार हुआ? जो कारखाने लगते थे, जो कारखाने, फैक्ट्रीज कह लो, तो फैक्ट्रीज की जो प्रणाली है उसका जन्म किस तरीके से हुआ, इसके बारे में देखते हैं। अमीर व्यापारियों द्वारा कारखाने की स्थापना की गई, ठीक है। उन्होंने नई मशीनें लगाई, अपने कारखानों के अंदर नई मशीन लगाई, कच्चे माल से और निश्चित वेतन पर काम करने वाले श्रमिकों को मशीन से बनी वस्तुएं बनवाई। जो उन्होंने क्या किया, कुछ मजदूरों को बुलाया, उनके लिए एक निश्चित वेतन तय कर दिया कि भाई तुमको हम 5,000 रुपए देंगे, इस तरीके से। और इस प्रकार कारखाने प्रणाली का जन्म हुआ, इस तरीके से फैक्ट्री का उद्भव हुआ। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ये कोई ज्यादा टफ नहीं है। नॉर्मल अगर आपको बोलूं तो कैसे, मैं पूरा ओवरव्यू दे देता हूं आपको। जैसे पूछेगा कारखाना प्रणाली का जन्म किस प्रकार से हुआ, तो कारखाना प्रणाली का जन्म इस प्रकार से हुआ, जो बड़े उद्योगपति थे उन्होंने अब कारखाने क्या बोलते हैं, क्या लिखा है, कारखानों की स्थापना करी और कारखानों के अंदर मशीनें खरीद कर रखी, और उसके बाद कुछ मजदूर वर्ग के लोगों को निश्चित वेतन पर काम करने के लिए रखा, और इस तरीके से कारखाना प्रणाली का जन्म हुआ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। औद्योगिक क्रांति की किसी एक बड़ी उपलब्धि को गिनाइए। जो औद्योगिक क्रांति है उसकी एक बड़ी एक उपलब्धि गिनाइए, ठीक है। आइए अगला नहीं, आंसर देखते हैं इसका। औद्योगिक क्रांति की एक बड़ी उपलब्धि भाप की शक्ति का विकास। भाप की शक्ति यानी स्टीम इंजन। आपको पता होगा ब्रिटेन के अंदर सबसे पहले स्टीम इंजन आया था, और ब्रिटेन के अंदर जो औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हुई थी ना, वो इसी स्टीम इंजन के आने की वजह से स्टार्ट हुई थी। क्योंकि औद्योगिक, देखो भारत के अंदर उसने कच्चा माल निकाला, अब उसे क्या करना था, नाव से लेके जाना था अपने पूरे ब्रिटेन के अंदर तक। कितना टाइम लगता था, बहुत। लेकिन जब रेल आई तो फिर रेल बना दिया उसने। क्या करा रेल बना दिया, मतलब कि उसने क्या किया, कच्चे माल का प्रोडक्शन फटाफट अपने ब्रिटेन, समझ नहीं। या फिर उसी के अंदर मान लो वेस्ट बंगाल से उसे तमिलनाडु लेके आना है, तो वेस्ट बंगाल से तमिलनाडु लाने के लिए बड़े क्वांटिटी में नदी का सहारा लेना पड़ता था, या फिर और भी चीजें। जो बाय रोड आएंगे तो उस समय थोड़ी बाय रोड में ट्रक चला करते थे कि धड़ाधड़ जा रहा है, बहुत टाइम टेकन था। तो उसने भारत के अंदर क्या करा, रेल लाइन बिछाई, ताकि वेस्ट बंगाल से कोई चीज आ रही है तो वेस्ट बंगाल से तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र हमें आना तो पड़ेगा ना बंदरगाह पे, जहां पर हम लोड करवाएंगे माल, और फिर वो बोट लेके जाएगी। तो एक जगह से दूसरी जगह आने में काफी टाइम लग जाता था, तो उसने क्या किया, रेल लाइन, स्टीम इंजन बनवाया। तो वही पूछा है, औद्योगिक क्रांति की किसी एक बड़ी उपलब्धि को गिनवाइए। तो औद्योगिक क्रांति में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, भाप की शक्ति का विकास, स्टीम की शक्ति का विकास हुआ।
और प्रयोग था स्टीम की शक्ति का विकास और प्रयोग था जो 1769 ईस्वी में हुई जेम्स वॉट के भाप इंजन के आविष्कार के बाद संभव हुई। ये आविष्कार मैं बता दूं ब्रिटेन के अंदर हुआ था। जेम्स वॉट नाम के एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने क्या किया, स्टीम इंजन का आविष्कार किया। 1769 डेट याद रखना, 1769 के अंदर स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ और इसी स्टीम इंजन के आविष्कार के बाद उद्योग के अंदर काफी एक बड़ी क्रांति आई। तो इसमें लिखा है औद्योगिक क्रांति की किसी एक बड़ी उपलब्धि को समझाइए, तो बड़ी उपलब्धि क्या, विकास हुआ। ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साम्राज्यवाद की मुख्य विशेषता क्या थी? साम्राज्यवाद यानी कि वही विचारधारा जो किसी देश को अपना गुलाम बनाने की एक विचारधारा होती है, तो उसी के बारे में जानते हैं। साम्राज्यवाद की एक मुख्य विशेषता क्या थी? देखिए विशेषता भी तो जानेंगे। साम्राज्यवाद की मुख्य विशेषता सैन्य विजय, राजनीतिक माध्यम से एक साम्राज्यवादी राष्ट्र द्वारा या किसी अन्य विधि द्वारा कॉलोनियों के आर्थिक प्रभुत्व पर अधिकार कर लें। देखिए साम्राज्यवाद की एक प्रमुख विशेषता या फिर मुख्य विशेषता ये थी कि किसी भी देश के ऊपर आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक तौर पर उसकी बाउंड्रीज को अपने अंडर कर लेना, उसको पूरी तरीके से अपने नियंत्रण के अंदर ले लेना, यही साम्राज्यवाद की एक मुख्य विशेषता थी। जैसे कि ब्रिटेन ने देखा भी, ब्रिटेन को आप देख सकते हो कि ब्रिटेन ने भारत के ऊपर लगभग 16वीं सदी में आया था, शायद 1600 ईस्वी में, इसी टाइप में आया था वो 1600 ईस्वी में ब्रिटेन के लोग, और उन्होंने प्रॉपर अगर कहें तो 1757 में उन्होंने प्लासी कब्जा किया, मतलब बंगाल कब्जा किया प्लासी का युद्ध के बाद, और 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ तो उसके बाद उन्होंने लगभग कह सकते हो उसने पूरा भारत को ही अपने अंडर कवर कर लिया। ठीक है ना। उसके बाद हमें आपको पता ही है 1947 में जाके हमें प्रॉपर आजादी मिली, लगभग 200 साल उसने प्रॉपर हम पे शासन किया है। ठीक है ना। 20वीं शताब्दी के आरंभ में ऑटोमन साम्राज्य में से कौन से राज्य सम्मिलित थे? ऑटोमन साम्राज्य जो है उसके अंदर 20वीं शताब्दी के अंदर कौन कौन से राज्य थे? ऑटोमन एक साम्राज्य था, उसके अंदर कुछ राज्यों से मिलकर वो साम्राज्य बना था। तो वही क्वेश्चन है कि ऑटोमन साम्राज्य किन राज्यों से मिलकर बना है। पहला लिखना, इसमें बाल्कन क्षेत्र के राज्य रोमानिया था, पहला लिखते जाओ, रोमानिया, यूनान, बल्गेरिया, साइबेरिया, क्या लिखा है, मॉन्टेनेग्रो, ये भाई लिख दूंगा मैं, ये देख लेना साइड में, मॉन्टेनेग्रो लिखा है, इसमें दिख नहीं रहा ठीक से, तथा और कई छोटे राज्य सम्मिलित थे। ठीक है, कई और भी छोटे छोटे राज्य भी थे, लेकिन मेन राज्यों का नाम है रोमानिया, यूनान, बल्गेरिया। इनको याद करके चले जाना, कई बार क्वेश्चन में ऐसे पूछ देता है कि निम्न में से कौन सा राज्य ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि कौन कौन सा है, तभी तो नहीं है वाला बता पाओगे। अगला क्वेश्चन, लीग ऑफ नेशन के मुख्य उद्देश्य क्या थे? देखिए सबसे पहले बता दूं, लीग ऑफ नेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसको बनाया गया था अंतरराष्ट्रीय लेवल पर शांति स्थापित करने के लिए। यानी कि जब 1914 और 18 के बीच में एक भीषण और एक बहुत ही विनाशकारी युद्ध हुआ, तो उसके बाद जो देश थे, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो सारे देश थे, उन्होंने आपस में डिस्कस किया और डिस्कस करके सोचा कि यार ऐसे थोड़ी काम चलेगा, अगर इस तरीके से इतना विनाशकारी युद्ध होगा तो दुनिया तो खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने आपस में डिस्कशन करके आपस में मीटिंग बिठाई और उन्होंने तय किया कि हम लोगों को एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए, जो ऑर्गेनाइजेशन सारी कंट्रियों के बीच में शांति स्थापित करके रखेगा। तो उसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है लीग ऑफ नेशन। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, 1919 में कह सकते हो इन लोगों ने इन चीजों पर विचार किया और 1920 में लीग ऑफ नेशन को ला दिया गया। ठीक है ना। तो 1920 लीग ऑफ नेशन की स्थापना का डेट पूछेगा तो 1920। आइए पढ़ते हैं। पूछ रहा है कि लीग ऑफ नेशन के मुख्य उद्देश्य क्या थे मुख्य उद्देश्य? तो भाई मुख्य उद्देश्य क्या थे? शांति स्थापित करना था। पढ़ते हैं। लीग ऑफ नेशन के मुख्य उद्देश्य थे विश्व में शांति स्थापित करना, भविष्य में युद्ध को रोकना, मतलब भविष्य में अगर कुछ ऐसा हो रहा है दिक्कत किसी दो देशों के बीच में, मान लो अगर तनाव बढ़ रहा है तो उसको भी शांत करना कि भाई चुप हो जाओ, लड़ना नहीं है। ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय सहयोग के प्रोत्साहन देना, अंतरराष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्वक निपटारा करना और सदस्य देशों की मजदूरी की स्थिति में सुधार करना। ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय लेवल पर क्या क्या करना है? जो अंतरराष्ट्रीय विवाद हैं उनको शांतिपूर्वक ढंग से शांत करना, किन्हीं दो देशों के बीच के विवादों को शांत करना, इन सब चीजों का काम करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्साई की संधि कब और कहां आयोजित की गई? मैं बता देता हूं वर्साई की संधि होती क्या है। देखिए अब मैं आपको बताता हूं वर्साई की संधि में क्या हुआ ना कि जब 1914 कहां गया, हाँ 1914 और 1918 में जब ये विश्व युद्ध हुआ था, तो 1914 और 18 में 1914 से लेकर 1918 यानी 4 साल लगभग ये विश्व युद्ध चला। तो इस विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ ना, जो देश हार गए थे और कुछ देश जीत गए थे, तो जो जीते हुए देश थे ना, उन्होंने सोचा कि यार जो लोग हार गए हैं उनकी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए कुछ सुधार करना चाहिए।
ठीक है ना। तो उसी समय पे वर्साई की संधि करी गई और उस संधि में कहा गया कि जो जीते हुए देश हैं, वो जो हार गए देश, जिनकी आर्थिक व्यवस्था एकदम डूब चुकी है, उनको मदद करेगा उनकी अर्थव्यवस्था खड़ी करने में। पहले खुद ही पीटो और फिर उसको ना 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 तुमको कुछ नहीं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लड़ाई क्यों इससे बढ़िया। फिर आइए देखते हैं वर्साई की संधि कब और कहां आयोजित की गई। ये जितने भी मतलब ये बाहर के मेरे को दिखते हैं ना, ये जो यूरोपीय कंट्री के ये लोग हैं, ये सच बताऊं देखो, तो वर्साई की संधि पूछ रहे हैं, वर्साई की संधि कब और कहां आयोजित की गई। तो वर्साई की संधि पेरिस के नजदीकी वर्साई नामक स्थान पर 1919 में आयोजित हुई। जो वर्साई एक जगह है जो कि फ्रांस के पास में ही है। तो पेरिस मतलब पेरिस के पास में ही है। तो वर्साई की संधि पेरिस के नजदीकी वर्साई नामक स्थान पर हुई थी। 1919 में हुई थी। ये 1918 में विश्व युद्ध समाप्त हुआ और 1919 में क्या हुआ, ये संधि हुई। इस संधि के अंतर्गत विजित राष्ट्रों ने, विजित यानी जो जीते हुए राष्ट्र थे, उन्होंने हारे हुए राष्ट्र के भविष्य का निर्णय के लिए प्रारूप तैयार किया। पहले खुद ही बल भर पीटा उसको, एकदम लाते मुंह के जितना काटना उसको पीटना था उतना पीट दिया। अब उसके भविष्य के निर्माण करेंगे। पहले तुम उसका भूतकाल बिगाड़ दो, अब उसका भविष्य संवारो। सॉरी, पहले उसका वर्तमान काल बिगाड़ो और उसके बाद उसका भविष्य सुधारो। देख रहे हो, यही तो नीति है। इसी वजह से कुछ बोल देता हूं तो फिर विवाद हो जाता है। फिर सुनो, राष्ट्रों ने हारे हुए राष्ट्रों का भविष्य का निर्णय करने के लिए प्रारूप तैयार किया, जिस पर 27 देशों ने हस्ताक्षर किया। देखिए, आते हैं वापस टॉपिक पे सीरियस होके। वर्साई की संधि कैसी संधि है। वर्साई की संधि जो है वो पेरिस के पास एक जगह है वर्साई, यहाँ पर ये संधि को किया गया। और इस संधि का मुख्य उद्देश्य था कि जो जीते हुए राज्य हैं वो हारे हुए राज्यों के भविष्य के निर्माण के लिए सुधार की कल्पना करेंगे और हेल्प भी करेंगे, ठीक है ना। जिस पर टोटल 27 देशों ने क्या किया था, हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तुष्टिकरण की नीति से आप क्या समझते हैं। तुष्टिकरण की नीति क्या होती है बेटा, तुष्टि। आइए देखते हैं। सोवियत संघ की सफलता के पश्चात पश्चिम शक्तियां चौकन्ना हो गई। जब सोवियत संघ की सफलता हुई तो जो पश्चिमी शक्तियां हैं वो चौकन्ना हो गई। देखिए, आप शीत युद्ध का दौर एक 12th क्लास में टॉपिक है, उसमें बताता हूँ शीत युद्ध में क्या हुआ। जो पश्चिमी देश हैं और जो पूर्वी देश हैं, इन लोगों की आपस में ढंग से बनी नहीं थी 1945 से लेकर 1991 तक। तो जब सोवियत संघ सफल हुआ ना, तो जो पश्चिम के देश थे, मुख्य तौर पे अगर मैं कहूं तो पश्चिम के देश में जो कुछ यूरोप के देश भी आते हैं और मेनली अगर पश्चिमी देश की जब बात होती है तो अमेरिका को कंसिडर कर लिया जाता है, ठीक है ना। तो सोवियत संघ की सफलता के पश्चात पश्चिमी शक्तियां चौकन्ना हो गई। पूंजीवादी देश होने के कारण वे अपने यहाँ साम्यवाद को रोकना चाहते थे। जो अब देखो, सोवियत संघ जब सफल हुआ तो सोवियत संघ एक ऐसा देश है जो साम्यवाद को फॉलो करता है। तो जब वो सफल हुआ तो जो पश्चिमी शक्तियां थी उनको लगा कि यार जो साम्यवाद है वो पश्चिम की तरफ भी ना आ जाए और यहाँ के लोग भी साम्यवादी ना बन जाए। ये लोग क्योंकि पूंजीवादी थे, ठीक है। पूंजीवाद और साम्यवाद क्या होता है, इसके लिए एक पर्टिकुलर अगर आपको दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट जरूर कर देना। इसके लिए एक अलग से फिर मैं वीडियो बना दूंगा कि पूंजीवाद और साम्यवाद क्या होता है, ठीक है। फारसी साम्यवाद के विरोध थे। उधर इंग्लैंड और फ्रांस भी साम्यवाद नहीं चाहते थे। उधर इंग्लैंड और जो फ्रांस थे ये भी साम्यवाद के खिलाफ थे। अतः उन्होंने इंग्लैंड और जर्मनी के प्रति सुव्यवस्थित अनुग्रह की नीति अपना ली ताकि साम्यवाद का प्रसार न हो। सुव्यवस्था अनुग्रह का मतलब होता है कि उन्होंने एक मतलब उससे रिश्ता नाता अपना तोड़ दिया और अपना मतलब अपनी ही बाउंड्री के अंदर चीजों को रखा। बाहर के देशों से कोई भी ताल्लुकात बंद कर दिया उन्होंने। ताकि क्यों बंद कर दिया, ताकि साम्यवाद एंटर ना हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना क्यों की गई थी और इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे। संयुक्त राष्ट्र क्या होता है, देखिए आपको अभी जस्ट हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया। जो लीग ऑफ नेशन है, वो लीग ऑफ नेशन क्या है, 1918 में जब हमारा खत्म हुआ क्या प्रथम विश्व युद्ध, तो हमने 1920 में लीग ऑफ नेशन की स्थापना करी। क्यों करी थी, क्योंकि शांति स्थापित हो, लोग आपस में, लोग नहीं जो देश है वो आपस में लड़े ना, शांतिपूर्व तरीके से रहे, इन सब चीजों के लिए। अब क्या हुआ ना, अब 1939 में मैं आपको बताता हूं, 1914 के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, स्टार्ट हुआ मतलब, ठीक है, ध्यान से समझना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। अब 1918 तक ये हमारा वर्ल्ड वॉर चला, ठीक है। 1919 में क्या है, 19
20 में हमने लीग ऑफ नेशन की हमने क्या करी, नेशन की हमने क्या करी, स्थापना कर दी लीग ऑफ नेशन की। अब ये टाइम चलता रहा 1939 आया, ठीक है। इस 1939 में द्वितीय यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया 1939 में। हमने इस 1920 में लीग ऑफ नेशन को क्या झांका मराने के लिए बनाया गया था, जब 1939 में क्या हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। समझे कि नहीं समझे? अब ये 1939 में चलता रहा 1945 में जाके स्टार्ट हुआ, लगभग 6 साल लगे हैं इसको खत्म होने में, और हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर जाके खत्म हुआ। तो अब माथा पकड़ के बैठे लीग ऑफ नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं, उन्होंने बोला भाई ये क्या हुआ, हमारा तो ये विफल हो गया, ये लीग ऑफ नेशन हमने क्या बनाया ये। तब इसी लीग ऑफ नेशन को मॉडिफाई किया गया, थोड़ा और सख्त कानून बनाया गया, और 1945 में एक नए ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करी जिसको कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। तो 1945 में इसी लीग ऑफ नेशन को क्या किया गया, एक नए नाम के तौर पे जन्म दिया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो क्वेश्चन बनता है कि संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, तो 1945 में। डेट पूछेगा तो 24 अक्टूबर लिख देना, ठीक है। आइए, तो क्वेश्चन कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना क्यों की गई थी। साजना धीरे धीरे बालमा एक तो लपर ये जो जीभ मेरा लपर जाता है ना जो इसको किसी दिन ऐसे खींच के ना ऐसे छोड़ूंगा, अंदर चल जाएगा, तब बढ़िया से काम करेगा। देखिए, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना क्यों की गई थी और इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे। देखिए भाई, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना क्यों करी, ताकि जो इसमें कमियां रह गई थी उसको सुधारा गया, और सुधार के इसको भी सेम, इसका भी जो उद्देश्य है वो लीग ऑफ नेशन जैसा ही है। सुनिए ध्यान से, कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात अंतरराष्ट्रीय संबंधों के नियम के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना विश्व के राजनीतिक पटल पर एक महत्वपूर्ण घटना तथा पेरिस शांति सम्मेलन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी। फिर 24 अक्टूबर, मैंने बोला ना अभी, 24 अक्टूबर 1945 को 50 देशों की सर्वसम्मति से संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। इसके मुख्य उद्देश्य थे भविष्य में युद्ध रोकना, अभी जो हमने लीग ऑफ नेशन के लिए पढ़ा ना वही लिखा हुआ है, भविष्य में युद्ध रोकना, अंतरराष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्वक सुलझाना, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देना, विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना। अरे गुड़गोबर कर दिया तुमने, मुझे एक बात समझाओ, लीग ऑफ नेशन में भी तो यही चीज थी, तो उसमें नहीं सुधरा तो क्या गारंटी है कि संयुक्त राष्ट्र में सुधरेगा। अब वो लोग जाने, हम लोग टॉपिक पे रहते हैं। कितने देशों ने साइन करके, पहले स्टार्टिंग में कितने देशों ने साइन किया था, 50 देशों में। किसने साइन किया था, 50 देशों में। क्या इस 50 देशों में भारत था, जी हाँ था, ठीक है ना। उधर का जा रहा हूं, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो हमने पढ़ लिया संयुक्त राष्ट्र की स्थापना क्यों की गई थी। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना विश्व में शांति स्थापित करने के लिए करी गई थी, देशों के बीच में सहयोग बढ़ाने के लिए करी गई थी, देशों के बीच में शांति पैदा करने के लिए करी गई थी, ठीक है ना। अपने बुद्धि के ढक्कन को खोलो और उसमें भरो इन सब सारी चीजों को, ताकि पेपर में अच्छी तरीके से उलेड़ के आओ। तो सही है दौड़ना तो पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही क्यों आरंभ हुई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। औद्योगिक क्रांति की अगर बात करी जाए तो ब्रिटेन में ही क्यों स्टार्ट हुई, कोई बता सकता है क्या। देखिए, औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में इसलिए स्टार्ट हुई क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि स्टीम इंजन का वहां पर आविष्कार हुआ था, तो इसी वजह से। आइए पढ़ लेते हैं, आंसर पढ़ते पढ़ते आपको समझाता हूँ। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 1750 ईस्वी में लगभग इंग्लैंड में हुई। आधुनिक मुनाफा कमाने के लिए कम लागत पर अधिक माल तैयार करने की आकांक्षा के कारण औद्योगिक क्रांति शुरू हुई और पूंजीवाद का और अधिक विकास हुआ। इन्होंने क्या किया, कम लागत यानी कम पैसे लगाकर ज्यादा माल का प्रोडक्शन किया। जो ब्रिटेन वाले थे, इन्होंने कम से कम पैसे लगाकर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करी। यही लिखा है इसमें कि कम लागत पर अधिक माल तैयार करने की आकांक्षा के कारण औद्योगिक क्रांति कहां स्टार्ट हुई, ब्रिटेन के अंदर स्टार्ट हुई। अब लिखा है
औद्योगिक क्रांति सुनियोजित या आकस्मिक घटना थी। औद्योगिक क्रांति जो थी ये सुनियोजित थी, प्लान करी थी, या आकस्मिक घटना थी। इसीलिए कुछ इतिहासकारों ने इसे क्रांति की संज्ञा न देकर क्रमिक विकास की संज्ञा दी है। कुछ इतिहासकारों ने इसे क्रमिक विकास भी कहा है, मतलब ये स्टेप बाय स्टेप, इसका क्रमिक मतलब क्रम में जो विकास होते हैं, धीरे 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 इसका एक एक क्रम में विकास हुआ है। ठीक है, क्रमिक विकास की संज्ञा दी है। जो भी हो, इतना तो सत्य है कि औद्योगिक क्रांति की गति इतनी तीव्र थी कि इसने संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया। देखिए, इसने मतलब इस आंसर में लिखा गया है कि कुछ भी हो इसका मतलब, लेकिन इससे ये तो जरूर हम कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति की वजह से जो गति थी, मतलब अर्थव्यवस्था की बढ़ने की जो गति थी, वो काफी तीव्र हो गई थी औद्योगिक क्रांति की वजह से। अब प्रश्न यह उठता है कि विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही क्यों हुई? इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि जिस प्रकार 18वीं सदी में फ्रांस में राजनीतिक क्रांति के सभी साधन उपलब्ध थे, उसी प्रकार इंग्लैंड में भी औद्योगिक क्रांति के सभी साधन उपलब्ध थे। ठीक है, मतलब कि औद्योगिक क्रांति करने के लिए जो जो साधन की जरूरत थी, वो सारे साधन कहाँ पर अवेलेबल थे? जैसे मशीन्स हो गई, स्टीम इंजन हो गया, है ना, भाप का जो हमने पढ़ा कि भाप के जो विकास था वो हो गया। तो जो सारे साधन थे वो कहाँ पर उपलब्ध हो गए थे? इंग्लैंड में उपलब्ध हो गए थे। तो लिखा है उसी प्रकार इंग्लैंड में भी औद्योगिक क्रांति के सभी साधन उपलब्ध थे। इंग्लैंड की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सभी स्थिति औद्योगिक क्रांति के अनुकूल थी, औद्योगिक क्रांति होने के बिल्कुल एकदम लेवल में थी। इसीलिए क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, इंग्लैंड में क्यों हुई? क्योंकि इंग्लैंड के पास उस समय सभी साधन अवेलेबल थे, जिससे वो क्या कर सकता है? औद्योगिक क्रांति में अपना रोल निभा सकता है। ठीक है, अब हमने सारे के क्वेश्चन एंड आंसर थे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर थे, जो कि हमारे पूरा मतलब चैप्टर का एक कह लो आप समरी था, वो हमने सारे क्वेश्चन से डिस्कस कर लिए। अब कुछ डेट्स एंड में हम बात करेंगे सिर्फ 5 मिनट के अंदर। वो डेट्स को याद करके चले जाना, ताकि इस चैप्टर के अंदर वो डेट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला डेट लिखा है औद्योगिक क्रांति कब शुरू हुई, तो आपको लिखना है 18वीं सदी में। ठीक है, अगला, स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया? स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार सैमुअल क्रॉम्पटन ने किया। सैमुअल क्रॉम्पटन ने किया। कारखाने प्रणाली का पिता किसे कहा गया है? जो कारखाना प्रणाली शुरू की गई है, उसका पिता आर्कराइट को कहा गया है। अगला, भाप लोकोमोटिव इंजन का निर्माण कब हुआ? अभी मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था कि 1760 भाप लोकोमोटिव इंजन पूछे, भाप इंजन नहीं, भाप लोकोमोटिव इंजन पूछे तो बोलना है 1814। जो मैंने पढ़ाया था वो था सिर्फ केवल भाप इंजन। ठीक है ना, जिसका 1769 में हुआ था। बट पूछेगा भाप लोकोमोटिव इंजन का निर्माण कब हुआ, तो 1814 में। अच्छा, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? ये लिखा, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 में। जर्मनी के युद्धपोत का क्या नाम था? जो जर्मनी का युद्धपोत था उसका क्या नाम था? इम्प्रेटर। क्या नाम था? इम्प्रेटर। जापान ने रूस को कब पराजित किया? जो जापान था उसने रूस को कब पराजित किया? 1905 के युद्ध में। अगला, जर्मनी ने फ्रांस को कब पराजित किया? तो जर्मनी ने फ्रांस को 1871 में, यानी 1871 के अंदर उसने क्या किया? उसको हरा दिया। ऑस्ट्रिया ने बोस्निया और हर्जगोविना, क्या तो गोभी आलू मूली सब नाम रख देता है, समझ में ही नहीं आता ज्यादा। हर्जेगोविना पर कब अधिकार किया? जो ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया ने बोस्निया और हर्जेगोविना पर कब अधिकार किया? तो वो 1908 में उन्होंने किया। अगला है, त्रिगुट की स्थापना कब हुई? त्रिगुट की स्थापना 1882 में हुई। जर्मनी का पतन कब आरंभ हुआ? तो जर्मनी का पतन 1918 से होने लगा। पतन का मतलब सब खत्म हो जाना, एकदम बर्बाद हो जाना, उसको पतन कहते हैं। अमेरिका में महामंदी कब हुई? 1929 में महामंदी हुई। महामंदी का मतलब अर्थव्यवस्था एकदम ढीली पड़ चुकी है बहुत ज्यादा, उसको महामंदी कहते हैं। आपने सुना होगा ना, टीवी वगैरह सीरियल्स में या मंडी में कहते हैं कि यार अभी मंदी चल रही है। मंदी का मतलब व्यापार ठप हो गए हैं, व्यापार चल नहीं रहा है, बिल्कुल एकदम अर्थव्यवस्था गड्ढे में जा रही है एकदम। तो उसको, अब ये बहुत बड़े लेवल पे हो जाती है तो उसे महामंदी कहते हैं। तो अमेरिका में महामंदी कब हुई? 1929 में। द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध यहाँ लिखा है मैंने बोर्ड के ऊपर, 1939 के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। जर्मनी ने पोलैंड पर कब हमला किया? सितंबर 1939 में जर्मनी ने किया। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? वो भी मैंने लिखा है 1945 में ये समाप्त हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब किया गया था? संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब? ये भी बोर्ड पे लिखा है 1945। ठीक है, सारा का सारा अच्छे से क्लियर करके जाना भाई।
जर्मनी का सैन्यकरण किसने किया? जर्मनी का तो सम्राट कैसर ने। सम्राट, तो हमने वन लाइनर क्वेश्चन साइड में देख लिए हैं। ये लगभग मैंने आपको 15-16 वन लाइनर क्वेश्चन किए हैं और ऐसे ही लगभग हमने 15-14-15 हमने क्वेश्चन आंसर किए हैं। ये सारे क्वेश्चन आंसर, आइए थोड़ा आपसे प्यार भरी बातें कर लें। देखिए ये सारे क्वेश्चन आंसर जो है आप लोग मेरे पे भरोसा करके जा सकते हैं अपने पेपर के अंदर। आधुनिक विश्व सेकंड के अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो यही थे, जिससे हमें प्रॉपर अपने पूरे चैप्टर की समरी मिल चुकी है। अब इस समरी से क्या फायदा होगा कि इन्हीं सारी चीजों के अंदर से क्वेश्चन बन के आएंगे। तो जहां से भी क्वेश्चन बन के आए, आप पूरी वीडियो अगर प्रॉपर अगर आपने देखी होगी तो आप पूरा अच्छे से अपना पेपर टैकल करके आएंगे। और एक बार और याद ध्यान से रखना कि ये अकेले चैप्टर आधुनिक विश्व सेकंड से काम नहीं चलेगा, आपको आधुनिक विश्व फर्स्ट भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 में कोर्स ही जब बनाया गया था, एनआईओएस में कोर्स ही बनाया है, तो ये चैप्टर ऑलरेडी बहुत बड़ा है। तो इस चैप्टर को क्या कर दिया, बीच में से काट दिया, आधुनिक विश्व प्रथम कर दिया और आधुनिक विश्व सेकंड कर दिया। ठीक है, आधुनिक विश्व प्रथम में हमने पुनर्जागरण और ऐसी सारी चीजों के बारे में पढ़ा, और जो हमने आधुनिक विश्व सेकंड जो पढ़ा है इसके अंदर हमने किसके बारे में पढ़ा, ज्यादातर औद्योगिक क्रांति, साम्राज्यवाद, इन सब चीजों के बारे में पढ़ा। युद्ध, विश्व युद्ध, ये सारी चीजें हुई हैं, क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशन, इन सब चीजों के बारे में हमने सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ा है। तो प्लीज पहली वीडियो को भी देखना ताकि आप लोगों का बिल्कुल अच्छे से एकदम तैयारी क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ताकि हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम और भी सारे चैप्टर्स के, आपके जितने भी सिलेबस के बच्चे अंदर चैप्टर बचे हुए हैं, वो सारे चैप्टर्स को हम अगली वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें ताकि हम आप लोगों के लिए सारे चैप्टर्स जल्दी लेके आएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, सी यू, जय हिंद।